हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप लोग? बहुत ही बढ़िया होंगे। आज हम रिवाइज करने वाले हैं हमारे दो अगले स्टैंडर्ड, जिनका नाम और नंबर है 320, 330। 320 इज अबाउट मटीरियलिटी, 330 इज अबाउट रिस्पॉन्स टू द रिस्क। अभी कुछ बच्चों ने मुझे ऐसा बोला कि सर यूट्यूब के ऊपर क्या हो रहा है कि हम वीडियोस देखते हैं बट उसमें एड्स बहुत आते हैं, ऐड आप डिसेबल कर सकते हो? क्या एड्स ऑलरेडी डिसेबल्ड है? मेरी साइड से मैं किसी वीडियो में ऐड इनेबल करता ही नहीं हूँ, यूट्यूब बाय डिफॉल्ट ऐड दिखाता है। तो मेरे पास सॉल्यूशन क्या है आपके लिए? ये मेरी वेबसाइट है। यहाँ पे मैंने इस कोर्स को फ्रीली अपलोड कर दिया है, ये अभी भी फ्री है, हमेशा फ्री रहेगा। आप जाकर आराम से एनरोल कर सकते हो, उसको फ़ोन में देख सकते हो, लैपटॉप में देख सकते हो। फ़ोन में इनफैक्ट उसको डाउनलोड भी कर पाओगे। फ़ायदा ये है कि यूट्यूब के जब आप देखते हो साइड में बहुत सारे वीडियोज आते रहते हैं तो वो डिस्ट्रैक्शन करते हैं, वो डिस्ट्रैक्शन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ विजिट करके फ्री में एनरोल करके इसको आराम से देख सकते हो। ऐसा भी है तो गोइंग फॉरवर्ड सारे लेक्चर्स बाकी के जो भी दिन बचे हैं अपने, वो सारे मैं वहीं पे ही अपलोड करने वाला हूँ। ऑल द रिमेनिंग थिंग्स विल गेट अपलोडेड इन द वेबसाइट, तो वहाँ से ही देख लीजिएगा। अभी बात करते हैं 320 के बारे में। 320 के अंदर क्या है कि हम वो बोलता है कि इस चैनल का नाम क्या है? मटेरियलिटी। मटेरियलिटी को समझने के लिए बोलो कि मटेरियल क्या मतलब, क्या हम बोल रहे हैं कि ये मटेरियल है, मटेरियल है? क्योंकि तुम एसेट टू में गए थे क्या? जब भी तुम उसके पास जाते हो तुम्हें क्या बोलता है? अरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मटेरियल में स्टेटमेंट तो नहीं है। मैं बोलता हूँ अबे साले मटेरियल में मतलब क्या, मटेरियल मतलब क्या भाई? तो मटेरियल मतलब क्या कि मिसस्टेटमेंट जो इंडिविजुअली या फिर एग्रीगेट में, या तो अकेले में या सब मिला के, सामने वाले का इकोनॉमिक डिसीजन इन्फ्लुएंस कर सकते हैं यूजर्स का। अभी हम जनरली तो माइंड में क्या सोच रहे हैं कि एक नंबर है, इस नंबर के ऊपर गलतियां गई तो मटेरियल, इसकी गलतियां नीचे रह गई तो मटेरियल मान लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मटेरियलिटी इज नॉट फ्रॉम द नंबर पर्सपेक्टिव, सिर्फ नंबर का पर्सपेक्टिव नहीं है। मटेरियलिटी का सिंपल पर्सपेक्टिव क्या है? इकोनॉमिक डिसीजन। कि भाई गलतियां जो अकेले में या मिला जुला के, क्या गलतियां जो अकेले में और मिला जुला के, गलतियां अकेले में और मिला जुला के यूजर का इकोनॉमिक डिसीजन इन्फ्लुएंस कर सकती है। इसका मतलब है अगर 5,000 रुपीज़ का कोई फ्रॉड पकड़ में आ गया, मटेरियल मानोगे कि नहीं मानोगे? मटेरियल मान सकते, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट इज द डिफिशियंसी इन द इंटरनल कंट्रोल। फ्रॉड 5,000 हमें पकड़ में आए, ज़्यादा भी तो हो सकता है। और तुम ऐसा बोलोगे 50,000 की नॉर्मल एक इनवॉइस की अकाउंटिंग इशू है, समटाइम यू विल से इट इज़ नॉट मटीरियल यार, ओवरऑल लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू इज लाइक 10 लाख रुपए। 10 लैक्स के अंदर 50,000 रुपीज़ का कोई वैल्यू नहीं है, सॉर्ट ऑफ ऐसा भी कर सकते हैं। पर तो यहाँ पे सिर्फ देखो नंबर का गेम नहीं है, सिर्फ नंबर का गेम नहीं है, नंबर के साथ साथ में कैरेक्टरिस्टिक का भी गेम है। साइज नेचर क्या है उसका, वो भी मैटर करता है। तो माइंड में कॉन्सेप्ट क्या डाल रहे हैं कि मटेरियलिटी इज नॉट जस्ट अबाउट नंबर। मटेरियलिटी का सिंपल मतलब है जो सामने वाले का इकोनॉमिक डिसीजन इन्फ्लुएंस कर सकती हो, उसको हम मटेरियल बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ो। हम मटेरियलिटी को कहाँ कहाँ पे अप्लाई करेंगे? हमने बोला मटेरियलिटी को अप्लाई कर देंगे लास्ट में जाके, जब ओपिनियन इशू करनी होगी तब देख लेंगे कि जो मिस्टेक में मिले वो मटेरियल है कि नहीं है। नहीं ना, नहीं ना, नहीं ना, नहीं ना, उसके पहले भी काम आएगा। देखो प्लानिंग में काम आएगा। प्लानिंग में ऐसे काम आएगा कि तुझे कौन से अकाउंट पे, कौन से एरियाज पे, कौन से क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन पे फोकस ज़्यादा करना है। तो एप्लीकेशन ऑफ मटेरियलिटी ऑल्सो हैपन एट प्लानिंग फेज। जब तुम परफॉर्मेंस करते हो, देन यू डू सैम्पलिंग्स। फॉर एग्जाम्पल सैम्पलिंग में तुम स्पेसिफाई करते हो कि मेरी मटेरियलिटी इतनी है, उसके हिसाब से तेरा सैंपल आएगा। व्हेन यू परफॉर्मिंग इट, तुझे कोई गलती मिलेगी, तुझे पता पड़ेगा गलती मटेरियल है कि नहीं है। यू विल डिसाइड अपॉन कि किस पे मैं कितना काम करूं ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियलिटी। तो आपने प्लानिंग में काम मिल लिया, परफॉर्मेंस में काम मिल लिया, उसके बाद में इन द लास्ट स्टेज को बोलते हैं इवैल्यूएशन ऑफ स्टेज। यहाँ पे जो भी गलतियां मिली उसको इवैल्यूएट करते हो, इंक्लूडिंग द अनकरेक्टेड चीज। हम गलतियां लेके जाते हैं किसके पास? मैनेजमेंट के पास। मैनेजमेंट करेक्ट कर देता है, ठीक है। जो नहीं करेक्ट करता उसको तुम इवैल्यूएट करते हो, बेसिकली इट विल हैव इम्पैक्ट ऑन द ओपिनियन ऑल्सो। तो ऐसा नहीं है कि वी यूज इट ओनली वन फेज, टू फेज, वी यूज इट इन ऑल द फेजेस ऑफ एन ऑडिट। बेस 3 फेजेस: प्लानिंग, परफॉर्मिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ स्टेटमेंट वाइल फॉर्मिंग एन ओपिनियन। ये समझ में आ गया? मटेरियल क्या होता है वो बता पड़ गया। इज इट अमाउंट? नो। एक चीज और रह गई है मटेरियल के अंदर। चलो, मिसस्टेटमेंट तो गलती तुमने पकड़ी, ऐसी कुछ चीजें हो सकती है क्या जो तुम पकड़ ही नहीं पाए? पकड़ नहीं पाए मतलब ओमिशन है, गलती। अरे एंट्री पास करनी थी, क्लाइंट ने एंट्री पास नहीं करी, तो मैंने बोला कि मिस्टेक है क्या? मिस्टेक नहीं बोलूँगा, ओमिशन है। इसलिए बोलते हैं मिसस्टेटमेंट इंक्लूडिंग ओमिशन। टांग कर रखा हुआ था, मुझे पता था। ठीक है, ये भी पता पड़ गया तुम्हें कि कहाँ कहाँ पे तुम इसको अप्लाई करते हो। यू अप्लाइड ऑल द 3 स्टेजेस। अभी तो ये मटेरियलिटी ऐसा है क्या ऑडिटर ने नया कॉन्सेप्ट निकाला उसके अलावा किसी ने बात ही नहीं करी? ऐसा थोड़ा ना होता है। मटेरियलिटी की बात सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले बात करेंगे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वाला बात करेगा। क्यों ऐसा करेगा?
देखो, जब कंपनी अपने फाइनेंशियल को क्लोज करती है 31 मार्च को, इसका मतलब ये है क्या 100% ट्रांजेक्शन इधर के इधर रिकॉर्ड हो चुके हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड हो चुके हैं? नहीं, दे विल ऑलवेज बी सम इनवॉइसेज, दे विल ऑलवेज सम एक्सपेंसेस, जो ऐसा हो सकता है कि यहाँ रिकॉर्डिंग नहीं करी हो, बाद में चली गई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बोलोगे भाई कंप्लीटनेस असर्शन का क्या हुआ? अरे कंप्लीटनेस असर्शन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन मटेरियलिटी ना यार। क्लाइंट क्या करता है, उसके बाद धंधा चलाना मेन काम है। 31 मार्च को बुक्स क्लोज नहीं करते जनरली, वो 25th को ही बुक क्लोज कर देते हैं, 25 मार्च को ही। क्यों? रिमेनिंग 5 दिन के अंदर क्या करते हैं, बुक क्लोजिंग का प्रोसेस करते हैं, इंश्योर करते हैं सारे ट्रांजेक्शन आए कि नहीं आए। तो इन 5 दिन के जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो क्या करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, फिर देखते हैं कि एंट्री बड़ी है क्या, बड़ी होती है तो फाइनेंशियल में ले लेते हैं, बड़ी नहीं होती है तो मैनेजमेंट को बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोलते हैं कि इतना अमाउंट हमने अगले पीरियड में रिकॉर्ड किया है। बट ये कंसिस्टेंट प्रैक्टिस है, इस साल मार्च में क्लोज किया 25 को, नेक्स्ट ईयर भी 25 को ही क्लोज कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली 365 डेज कवर हो गए ना उनके। ऐसा, पर ऐसा है क्या भैया हमेशा ऐसा करते हैं? नहीं, अगर कोई ट्रांजेक्शन बड़ा मिल गया जो 25 के बाद में हुआ, दे इंश्योर दैट टू टेक इन द फाइनेंशियल, बट अदरवाइज मटेरियलिटी कंसिडरेशन के ऊपर उसको इग्नोर कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैं नहीं बोल रहा हूँ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ही इस बारे में बात करता है। दे ऑल्सो टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एफएस। वो मतलब हमारे ऑडिट के लिए तो ऑब्वियसली नहीं बोलेगा, वो किसके लिए बोलेगा, व्हेन यू आर डूइंग व्हाट, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उस कॉन्टेक्स्ट में बात करेगा। सबसे पहले वो भी डिफाइन करता है कि मटेरियल किसको माना जाएगा, तो ऐसा कोई नया डेफिनेशन नहीं है, हमने जो बोला किसको मटेरियल मानेंगे वो सेम डेफिनेशन को लिख चुका होता है एफआरएफ वाला। अभी बोलता है कि जजमेंट्स अबाउट अबाउट मटेरियलिटी, कि कितना अमाउंट मटेरियल है कितना अमाउंट मटेरियल नहीं है, वो कैसे पता करेंगे? मैंने कहा वो डिपेंड करेगा साइज के ऊपर, वो डिपेंड करेगा नेचर के ऊपर, वो ऑल्सो डिपेंड करेगा सर्कमस्टांसेस के ऊपर, इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल दे हैव अ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, या उनका कोई ट्रांजेक्शन हुआ जिसकी एज पर एफआरएफ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है उन 5 दिनों में, फॉर एग्जाम्पल वो क्या बोलेंगे, इसको छोड़ देते हैं ना यार, कोई बात नहीं अगले साल कर लेंगे। अरे ऐसा नहीं ना, बाय नेचर दैट इज एन इंपॉर्टेंट आइटम, तो यू कैन नॉट जस्ट इग्नोर इट। ठीक है, कोई एंट्री आई है बहुत बड़ी है, तुम बोलोगे यार कि ये अमाउंट को मैं मटेरियल मानूंगा, अगर इसका नेचर है दैट ऑल्सो मैटर्स, एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ द सिचुएशन ऑल्सो मैटर। तो मटेरियलिटी को हवाबाजी में नहीं लेंगे, हमारे लिए क्या चीज़ मटेरियल है क्या चीज़ मटेरियल नहीं है वो डिपेंड करेगी नेचर पे, साइज पे और सर्कमस्टांस पे, इन 3 फैक्टर्स पे, उनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। लास्ट फैक्टर, ये जो मटेरियलिटी हम बात कर रहे हैं ना, मटेरियल 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 मटेरियल, किसके कॉन्टेक्स्ट से कर रहे हो? इन्वेस्टर के कॉन्टेक्स्ट से, बैंकर के कॉन्टेक्स्ट से? नहीं, वी आर कंसिडरिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड ऑफ यूजर्स एज अ ग्रुप। मैं उनको इंडिविजुअली नहीं सोचता हूँ कि ये पान वाला क्या सोचता होगा, इन्वेस्टर क्या सोचता होगा, बैंकर क्या सोचता होगा, एक हाउस मेकर क्या सोचती होगी, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या सोचता होगा। नहीं, आई एम कंसिडरिंग द मटेरियलिटी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूजर्स एज अ ग्रुप, कॉमन ग्रुप मान के चल रहा हूँ। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के पर्सपेक्टिव से ऐसी बात होती है, अगर एफआरएफ डिफाइन करते हैं अलग से कुछ तो वहाँ फॉलो करना, अगर एफआरएफ कुछ डिफाइन नहीं करते हैं इसके बारे में तो तुम ये इसको अप्लाई कर दोगे। ठीक है, खास बात नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, फ्रॉम द एफआरएफ पर्सपेक्टिव मटेरियलिटी के बारे में लिखो, तो ये 3 बातें अपने को कवर करनी होती है, दैट्स व्हाट वी हैव कवर्ड। अगर आप नोट्स में देखेंगे तो नोट्स में मैं आपको टिक करा देता हूँ फटाफट से एक बार। ठीक है, ताकि तुम्हारे नोट्स के अंदर भी टिक लग जाएगा, तुम किसी की भी नोट्स फॉलो करो कुछ फर्क नहीं पड़ता, एट द एंड ऑफ द डे नोट्स में कंटेंट तो वही है ना जो आईसीआई का है। तो किसी ने कुछ अपने मन से नहीं लिखा होगा, थोड़ा कम, एक आध लाइन एक आध कम, एक लाइन ज़्यादा, फर्क नहीं पड़ता। मटेरियल क्या होता है वो अपन ने पढ़ लिया, मटेरियलिटी कहाँ पे अप्लाई करते हैं वो अपन ने कर लिया, प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस को मैं 2 पार्ट में डिवाइड किया, थर्ड वाले पॉइंट को मैंने ऐसा कवर कर लिया। एफआरएफ के पर्सपेक्टिव से द वर्ड दे विल यूज इज एफआरएफ, तो व्हाट इज मटेरियल, जजमेंट कैसे लेते हैं, और तुम यूजर किसको मान रहे हो, इन 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मटेरियलिटी इज नॉट अ मैटर ऑफ साइज। अगर आपको छोटा सा अमाउंट फ्रॉड का मिलता है, इट रिप्रेजेंट अ डिफिशियंसी इन द इंटरनल कंट्रोल एंड दैट कुड आल्सो बी कंसिडर्ड एज अ मटेरियल। एग्जाम का क्लासिक थियोरेटिकल क्वेश्चन है कि मटेरियलिटी इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ साइज। तो पहला वो बोलता है कि मटी 7 पॉइंट्स है, 7 पॉइंट्स कोड करके आना एग्जाम में, मैंने अपनी लैंग्वेज के अंदर उसको यहाँ कोड किया है, सातों को सातों पॉइंट तुमको टिक करा दूंगा। सबसे पहले बोलते हैं कि मटेरियलिटी इज नॉट ऑलवेज अ मैटर ऑफ रिलेटिव साइज, हमेशा साइज की बात नहीं करेंगे, हमेशा साइज के बेसिस से मटेरियलिटी को नहीं लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, small employee fraud may be considered as a material because it represent what, efficiency in the internal control.
ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता, जब तुम अमाउंट निकाल लेते हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि इसके नीचे के जो भी अमाउंट है वो इममटेरियल है, उसको इग्नोर कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेकंड पार्ट क्लियर कर दिया आपने। थर्ड, अभी कौन सा अमाउंट मटेरियल नहीं है, ये डिटरमाइन करेंगे उस सर्कमस्टांसेस के बीच बेसिस पे। ओके, एक सेकेंड ना, मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, तो लेट मी जस्ट कैप्चर इट करेक्टली। हाँ, कोई भी अमाउंट अगर मटेरियलिटी से नीचे भी है तो भी वो उसके नंबर के बेसिस पे जज नहीं होगा, वो सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे डिसाइड होगा। दैट वाज द थर्ड पॉइंट। अभी फोर्थ पॉइंट बोलता है कि यू कैन नॉट डिजाइन द प्रोसीजर्स बाय नेचर। एग्जाम्पल में तुमको बोलता हूँ, तुम मेरे को क्वेश्चन कर सकते थे ना, भैया आप बोल रहे हो कि मटेरियलिटी इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ साइज, नेचर का है, तो वाई यू आर डिफाइनिंग द अमाउंट ना, कि आप ऐसा क्यों बोलते हो हमेशा कि ये अमाउंट मटेरियलिटी है, मटेरियलिटी है। अरे क्योंकि मैं बाय नेचर प्रोसीजर्स को डिजाइन नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकता? बाय नेचर मैं बोलता हूँ कि मुझे सारे फ्रॉड पकड़ने हैं, तो कैन आई डिजाइन प्रोसीजर्स कि छोटे से छोटा बड़ा सा बड़ा फ्रॉड पकड़ के लाओ। क्या टेस्टिंग करूंगा? कुछ नहीं करूंगा। मैं टेस्टिंग कैसे करता हूँ? टेस्ट ऑफ कंट्रोल करता हूँ, सब्सटैंटिव करता हूँ, एनालिटिकल करता हूँ। मैं वो प्रोसीजर डिजाइन करता हूँ, इसलिए मैं मटेरियलिटी को अमाउंट से डिफाइन तो करता हूँ, बट हर सिचुएशन में मटेरियलिटी वैसे कंसिडर नहीं की जाएगी। ये खुद बोलता है इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू डिजाइन द प्रोसीजर बाय नेचर। ओके, जब भी आप मर्टिलिटी निकालेंगे यू विल हैव टू अप्लाई द प्रोफेशनल जजमेंट, कि मैं मर्टिलिटी निकाल रहा हूँ तो मैं क्या सोच रहा हूँ, यूज़र के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो सोच रहा हूँ। सेकेंडली, उनके लिए क्या बेंचमार्क इंपॉर्टेंट होगा, वो एक फैक्टर होता है। जब मैं मर्टिलिटी को असेस करता हूँ, मुझे कोई आइटम में वाले कोई गलती मिली, देन आई विल असेस इट ना, कि ये मटेरियल है कि नहीं है। तो मटेरियल है कि नहीं, अगेन नेचर, साइज एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा। और they have to look at from multiple perspective also. I give you an example. Let's say there is an inventory के अंदर 20 लाख का मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। नाउ आई हैव टू असेस कि मेरे को इसको मटेरियल मानना है कि नहीं मानना है। तो हाउ अ नॉर्मल पार्टनर डूज इन ऑडिट इज, वो देखते हैं कि अगर ये गलती चली जाती है तो प्रॉफिट एंड लॉस पे कितना इम्पैक्ट आएगा, ये गलती चली जाती है रेवेन्यू में कोई इम्पैक्ट आएगा क्या, ये गलती चली जाती है तो इन्वेंटरी में क्या इम्पैक्ट आएगा, ये गलती चली जाएगी तो लाइबिलिटी में कुछ इम्पैक्ट आएगा क्या। तो जब भी कोई अमाउंट का मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ना, वी हैव टू इवैल्यूएट इट फ्रॉम द मल्टीपल पर्सपेक्टिव। किसी का 20 लैक्स का प्रॉफिट है और 20 लैक्स की उसमें क्या है, मिसस्टेटमेंट है। उनको ऐसा है कि अगर 20 लाख की मैं एंट्री करेक्ट कराऊंगा तो ऐसा हो सकता है ये प्रॉफिट जो है ना लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। इन दैट केस तुम बोलोगे यार 20 भी मुझे मटेरियल लग रहा है, क्योंकि समवेयर तुम प्रॉफिट से लॉस में चले जा रहे हो या लॉस से प्रॉफिट में आ जा रहे हो, दैट सिनेरियो। तो वी हैव टू लुक फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव। किसी कंपनी का प्रॉफिट 100 करोड़ है, 20 लाख का स्टेटमेंट, तुम बोलोगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा प्रॉफिट पे, तो रेवेन्यू में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इन दैट केस तुम क्या बोलोगे, ये सामने वाले का इकोनॉमिक डिसीजन इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। बट इफ लेट से कोई स्टार्टअप है लॉस में चल रहा था, नाउ दैट स्टार्टअप इज शोइंग अ प्रॉफिट भी 20 लाख, लोग खुश हो जाएंगे 20 लाख का प्रॉफिट आ चुका है, बट आई एम लाइक 20 लाख का गलती है, देन दैट विल स्टिल बी कंसिडर्ड एज अ मटेरियल, सेइंग दैट यार इकोनॉमिक डिसीजन इन्फ्लुएंस करेगा। लोग बोलेंगे तुम प्रॉफिटेबल हो गए, बट तुम एक्चुअली प्रॉफिटेबल हुए नहीं हो। आखिरी में एग्जांपल है, देयर आर सिचुएशंस लाइक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट कि आप 5% से जो भी शेयर होल्डिंग रखता है वो करो। अगर आपके P&L में कोई भी आइटम है विच इज़ लाइक 1% और 1 लाख, अगर उससे ज़्यादा, देन यू हैव टू शो इट एज अ सेपरेट आइटम। इवन दो मर्टिलिटी आपने कुछ भी डिटरमाइन करी हो, यू विल हैव टू डिस्क्लोज दैट। दीज आर द 7 पॉइंट्स दैट यू हैव टू कोट इन द एग्जाम। एग्जाम का क्लासिक क्वेश्चन बन के आ सकता है। देखो, मर्टिलिटी साइज का मामला नहीं होता है। अब मैंने एग्जांपल दिया एम्प्लॉय फ्रॉड एग्जांपल का, फिर मैंने बोला कि मर्टिलिटी का मतलब ये भी नहीं है कि इसके नीचे के जो अमाउंट है उसको इमर्टेरियल मानते हो, नहीं। मर्टिलिटी का असेसमेंट ये सब होता है तो आपको सर्कमस्टांसेस को भी कंसिडर करना पड़ता है। बाय नेचर इम्प्रैक्टिकेबल है डिज़ाइन ऑडिट प्रोसीजर्स। प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करना पड़ता है मर्टिलिटी निकालने में भी, और अप्रोप्रिएट बेंचमार्क कौन सा सेलेक्ट करना है उसमें भी। मर्टिलिटी का असेसमेंट होगा कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, वो आइटम मटेरियल है कि नहीं है, उसका P&L में इम्पैक्ट क्या है, बैलेंस शीट में क्या इम्पैक्ट है, अदर कैटेगरी में उसमें उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट वाला एग्जांपल है जिसके अंदर मैंने दोनों बातें कर ली है कि 1 लाख रुपीज़ और 1% विच एवर इज लोअर और 5% ऑफ शेयर होल्डिंग पैटर्न हमको डिस्क्लोज करना पड़ता है, इवन दो दैट इज नॉट मटेरियल। ये आईसीए ने आरटीपी एमटीपी में कई बार ऐसा क्वेश्चन आया है, बट अगर मतलब वो होगा ना कि मुझे माहौल बनाना है आईसीआई को, लाइक आईसीआई बोलेगा ले बता ये बता, तो सब पढ़ के आया ना, चलिए बता, ऐसा हो जाएगा। नाउ ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है एंड दिस वाज आल्सो नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम आईसीआई कि ऐसा टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आएगा। जब ऑडिटर मोटिलिटी निकाल रहा है,
जब ऑडिटर मटेरियलिटी निकाल रहा है तो वो क्या सोच के निकालता है? वो ये सोचता है कि पान वाला कौन है? पान वाला क्या सोचेगा? या बैंकर क्या सोचेगा? डेटर क्या सोचेगा? नहीं, वो एक कॉमन यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालता है। वो सोचता है कि जब मैं ये मटेरियलिटी निकाल रहा हूँ, तो मैं क्या सोच रहा हूँ? मैं क्या जजमेंट्स माइंड में लेके चल रहा हूँ? मैं किन लोगों को अपने माइंड में सोच रहा हूँ? तो मेरा कॉमन जजमेंट क्या होता है कि जो यूज़र है, उसके पास बिज़नेस की नॉलेज है, उसको अकाउंटिंग समझता है, उसको बेसिक फंडामेंटल समझता है और उसको रीड करेगा फाइनेंशियल्स को, ओके? उसको ये भी समझता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रिपरेशन में अप्लाई होती है मटेरियलिटी, प्रेजेंटेशन में अप्लाई होती है मटेरियलिटी और ऑडिट भी मटेरियलिटी के हिसाब से ही की जाती है। वो ये एक्स्ट्रा समझता है। मेन बात जो समझ में आनी चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सर्टेन एरियाज के अंदर इनहेरेंट इनहेरेंट अनसर्टेनिटीज रहती है। वाइल मेजरमेंट एस्टिमेट्स है, कोई मैटर है फ्यूचर्स में डील करता है, कहीं यहाँ पे जजमेंट लगा है, उसको ये बात भी समझ में आती है। आखिरी में दैट गाय मेक्स रीजनेबल डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो रेकलेस डिसीजन नहीं लेता, नॉन केयरफुल नहीं रहता, वो सोच समझ के डिसीजन लेगा, वो ऐसा बंदा है। अब ऐसा जजमेंट लेने का ज़रूरत ही क्या है? अगर तुम्हें जजमेंट ना लो, तुम एक मटेरियलिटी निकालो, बाद में आके तुमको बोले कि तुम्हारी मटेरियलिटी गलत थी। क्यों? तुम तो बोल रहे हो 5 लाख रुपीज़ इज मटेरियलिटी, बट एक्चुअली 50,000 लेनी चाहिए तुमको। मैंने कहा 50,000 क्यों लेनी चाहिए? बोला मेरे को तो 50,000 में लफड़ा हो जाए मेरे। मैंने कहा भाई मैंने तेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा ही नहीं। मैं क्या सोच रहा हूँ कि मेरा यूज़र कौन है? मेरा यूज़र को फाइनेंशियल समझता है, बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में समझता है, अकाउंटिंग का थोड़ा बहुत उसको नॉलेज है। वो ये भी समझता है कि मटेरियलिटी का रोल क्या है, मटेरियलिटी कैसे अप्लाई होती है। उसको ये भी समझ में आता है कि इनहेरेंट डिफरेंस होता है मेजरमेंट में। आज आपने कुछ मेजर किया जहाँ पे जजमेंट था, कल जाके थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट यू विल नॉट से इट देयर इज एन एरर। तुम आके ये नहीं बोल सकते अरे तुमने तो प्रोविजन किया था 50,000 का, एक्चुअल बेडअप तो कितना हो गया? 55,000 का हो गया, 5,000 का एरर था, तुमने गलत कर दिया, तुम्हें मटेरियलिटी रॉन्ग थी, तुमने गलत काम किया। मैंने कहा अरे नहीं ना, सुनना यार, प्रोविजन है, एस्टिमेट्स है, वहाँ पे एक अनसर्टेनिटी थी मेजरमेंट के अंदर। तो ये बात तेरे को समझ में आनी चाहिए, तू आके मेरे को ऐसा परेशान मत कर, सॉर्ट ऑफ। और आखिर में तू सोच समझ के डिसीजन ले। तो दिस वाज आस्क्ड इन एग्जाम ऑलरेडी, तो एक्सपेक्ट देयर इज लेस चांस इसमें से क्वेश्चन आएगा। नाउ परफॉर्मेंस मटेरियलिटी एक डेफिनेशन है जिसको अभी तक नहीं पूछा है, बट जैसे अश्योरेंस एंगेजमेंट का डेफिनेशन पूछा जा सकता है, वैसे परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को भी पूछा जा सकता है। इसमें देखो एक वर्ड याद रखना, एग्रीगेट। मैं तुम्हें एक लाइन बोलता हूँ, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी हम निकालते हैं बिकॉज टू रिड्यूस द एग्रीगेशन का रिस्क। क्या बोला मैंने? एग्रीगेशन का रिस्क कम करने के लिए हम मटेरियलिटी निकालते हैं। दिस वाज द स्टेटमेंट दैट आई हैव लर्नड इन बिग फोर। कि परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्यों निकालते हैं? एग्रीगेशन का रिस्क कम करने के लिए। मैंने कहा समझाओ एग्रीगेशन का रिस्क कैसे कम होता है? उन्होंने बोला कि लेट्स से तुमने बोला कि मटेरियलिटी 5 लाख रुपीज़ है। अब तुम क्या सोचोगे कि 5 लाख रुपीज़ तक के स्टेटमेंट तो हो ही नहीं सकते इनके नीचे वाले बैलेंस के अंदर, तो तुम उसको इग्नोर करना चालू कर सकते हो, उसको कंसिडर शायद ना करो। तो उसने बोला कि यार इससे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे छोटे 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 बहुत सारी चीज़ें हैं जो छूट जाएगी। रीजन बिंग तुम बोल रहे हो 5 लाख से ऊपर ही मटेरियल है, तो ऐसा हो सकता है कि ये सब मिला के तुम्हारी इससे एक्सीड कर जाएंगे ना। कोई गलतियाँ जो तुमने यहाँ पे डिटेक्ट ही नहीं कर पाए, उतनी रह सकती है कि तुम्हारी ओवरऑल मटेरियलिटी को एक्सीड कर जाएगी। टू रिड्यूस दैट एग्रीगेशन रिस्क, 5 की जगह एक काम करो, लोअर लेवल से काम करो। तो यहाँ का जो एरिया एटलीस्ट वो कवर हो गया। तुम बेसिकली क्या कर रहे हो? अपने लिए बफर क्रिएट कर रहे हो कि ये एक्स्ट्रा अगर मैं चेक कर लूंगा तो मेरी एग्रीगेशन की रिस्क कम हो जाएगी। समझ रहा है क्या? तो एक डेफिनेशन में यही एग्जैक्ट कैप्चर करना है। ऑडिट रिस्क, ये रिस्क, वो रिस्क कैप्चर कुछ नहीं करना है। एग्रीगेशन का रिस्क कम होता है, वही कैप्चर होता है। अमाउंट और अमाउंट सेट बाय ऑडिटर। अमाउंट और अमाउंट्स क्यों? तो एक तो ओवरऑल अमाउंट बोल सकता है, या तो अकाउंट लेवल पे भी सेट कर सकता है। एट ए लेस देन मटेरियलिटी लेवल एज अ होल, एज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, to reduce to an appropriately low level the probability that aggregate of uncorrected and undetected misstatement exceed materiality for FS as a whole। ये अकाउंट लेवल पे भी सेट की जा सकती है फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट में जो डिस्क्लोजर। पर तुम्हें कोई पूछेगा परफॉर्मेंस मटेरियलिटी इज अकाउंट लेवल, आंसर इज नो। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी इज ऑल्सो एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। आप किसी स्पेसिफिक अकाउंट लेवल पे भी इसको सेट कर सकते हो। Okay, this is called as वर्किंग मटीरियलिटी। बट फंडा क्या है? तुम वो प्रोबेबिलिटी को रिड्यूस कर रहे हो कि एग्रीगेट ऑफ अनकरेक्टेड एंड अनडिटेक्टेड स्टेटमेंट एक्सीड द मटीरियलिटी फॉर एफएस एज अ होल। दैट इज कॉल्ड एज
परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। तुम बोलोगे भैया आईसीआई ने पूरे स्टैंडर्ड में ये तो सिखाया ही नहीं कि अमाउंट कैसे डिराइव करते हैं। मैंने कहा सिखाया है, ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट बात नहीं की बट इनडायरेक्टली बात की आगे जाके। ये ठीक है। अ, वो मर्टिलिटी एंड पीएम जजमेंट अप्लाई करना पड़ता है, दैट्स ओके। मर्टिलिटी फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजिशन, ये इसलिए दिया हुआ है कि आप क्या पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजिशन में निकाल सकते हो क्या। तो क्या आप क्या बोलोगे, मर्टिलिटी बोलोगे कि परफॉर्मेंस मर्टिलिटी बोलोगे। उसको हम परफॉर्मेंस मर्टिलिटी बोलते हैं जनरली। पीएम लाइक एट अकाउंट लेवल की अकाउंट लेवल मर्टिलिटी बोल दो आप। क्यों निकालोगे, नोट्स में आ जाओ, सॉरी। ये मैंने जजमेंट वाली बात कवर कर ली थी, पीएम कवर कर ली। वो पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजिशन क्यों निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉजिकली सोच, एक एफआरएफ या लॉज एंड रेगुलेशन में रिक्वायरमेंट दैट यू हैव टू गिव सर्टेन डिस्क्लोजर या यू हैव टू डू समथिंग लाइक दैट। तो नाउ यूजर एक्सपेक्ट कि मुझे डिस्क्लोजर देखना है। सेगमेंट रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट किसकी है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की, एस्कर की। और यूजर को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है सेगमेंट रिपोर्टिंग में, ही हैज़ एन एक्सपेक्टेशन कि ये चीज़ बराबर आनी चाहिए यहाँ पे। या फिर ऐसा है कि मान लिया रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर है, अब रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड के अंदर लॉज एंड रेगुलेशन में, तो यूजर का एक्सपेक्टेशन दैट आई वांट टू सी दैट। तो वहाँ पे ऐसा हो सकता है दैट यू विल नॉट गो विद हाई लेवल ऑफ मटेरियलिटी, यू विल डिटरमाइन अ लोअर लेवल ऑफ मटेरियलिटी फॉर दैट। सेकंड, कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक कुछ फाइनेंशियल फिगर तुम देते हो, फार्मा में तुम R&D देते हो, या हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ ऐसा एक नंबर हो सकता है एज ए डिस्क्लोजर जाता है, तो वो हो सकता है। इन दैट केस आप लोअर अमाउंट सेट कर दोगे। वैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल टैक्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, तुम मटेरियलिटी अप्लाई करोगे क्या, अरे वहाँ मटेरियलिटी अप्लाई नहीं करते हैं, एग्जैक्ट प्रोविजन बराबर आना चाहिए जो वर्किंग के हिसाब से आ रहा है, उसमें ऊपर नीचे नहीं कर सकते, क्योंकि यार वो लॉ से परटेन करता है, इसलिए हम नहीं करना चाहेंगे। लास्ट, यूज़र का अटेंशन स्पेसिफिक आइटम पे। यूज़र का अटेंशन कैसा है कि फॉलो तुमने कोई एंटिटी को अक्वायर किया था, तुमने मर्ज किया, डीमर्ज किया, दे वांट टू सी द डिस्क्लोजर प्रॉपर्ली कि कितना हमने अक्वायर किया है, कितना हमने डीमर्ज किया है। सो दैट डिस्क्लोजर, दैट स्पेसिफिक थिंग, यू हैव अक्वायर्ड सम प्रॉपर्टी, यू हैव अक्वायर्ड सम प्लांट, एंड द यूजर इज लाइक नहीं, आई वांट टू अंडरस्टैंड उस एसेट्स का फेयर वैल्यू कितना था, वहाँ लाइबिलिटी कितनी आई, नेट तुमने कितना पैसा दिया है। दे वांट टू अंडरस्टैंड दैट कि वो जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो प्रॉपर है कि नहीं है। इन दैट केस इट मे बी अप्रोप्रिएट। आईसीआई विल आस्क यू एग्जांपल्स। आईसीआई तुम्हें ऐसा कर सकता है, इनमें से किसी एक के ऊपर क्वेश्चन बोलेगा, केस बनाएगा और ये तुमसे लिखवा लेगा। तो इट विल बी ऑफ 2 मार्क्स, मतलब बड़े क्वेश्चन के अंदर 5 मार्क है, 3 मार्क का एक पूछ लो, 2 मार्क का एक पूछ लो, तो कॉम्बिनेशन बना के ऐसा दे सकता है। तो ये दोनों पॉइंट या कोई भी 2 पॉइंट आ सकते हैं। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द स्टैंडर्ड एंड फॉर द एग्जामिनर ऑल्सो, कि तुम मर्टिलिटी कैसे निकालते हो। तो फॉर मर्टिलिटी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले एक बेंचमार्क चाहिए। बेंचमार्क क्या है कि स्टार्टिंग पॉइंट है। बेंचमार्क क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, जिसके ऊपर एक तुम परसेंटेज अप्लाई करते हो। A percentage often applied to a chosen benchmark and that is the starting point to determine materiality। देखो जब भी तुम वर्ड यूज करोगे ना मटीरियलिटी, उसके आगे वर्ड लिखा होता है डिटरमाइन। वो ऐसा नहीं बोलता है कंप्यूट और कैलकुलेट, कंप्यूटर एंड कैलकुलेट बिकम मैथमेटिक्स। डिटरमाइन इज लाइक यू आर अप्लाइंग जजमेंट, दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग द वर्ड डिटरमाइन। अभी क्या क्या फैक्टर्स तुम ध्यान में रखोगे जब तुम बेंचमार्क को सेलेक्ट करोगे। सबसे पहले मैं तुमको लॉजिकल सीक्वेंस में बोलता हूँ, मेरे पास फाइनेंशियल्स आते हैं, मैं फाइनेंशियल में देखता हूँ एसेट्स में क्या है, लाइबिलिटी में क्या है, रेवेन्यू में क्या है, एक्सपेंस में क्या है, क्या क्या दिख रहा है मेरे को। तो फर्स्ट दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ आइटम्स और एलिमेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्योंकि मैं फाइनेंशियल देख के पता कर लेता हूँ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग है, कंपनी सर्विस है, कंपनी फार्मा है, कंपनी आईटी है, तो मैं एलिमेंट्स देखूंगा सबसे पहले। सेकेंड, आउट ऑफ दैट एलिमेंट्स, अभी उनमें से यूजर का अटेंशन किसके ऊपर है, अटेंशन ऑफ द यूजर्स ऑन पर्टिकुलर एंटिटीज फाइनेंशियल ट्रेंड्स टू बी फोकस्ड। वो पर्टिकुलर आइटम्स क्या है, मैंने पहले एलिमेंट्स देख लिए या आइटम्स देख लिए, मैं यूजर का फोकस कितना है, किस पे फोकस है वो डिटरमाइन कर लिया। अगला मैं ओवरऑल कंपनी को इवैल्यूएट कर रहा हूँ। कंपनी को इवैल्यूएट कर रहा हूँ मतलब क्या, कंपनी का नेचर क्या है, फार्मा, मैन्युफैक्चरिंग, R&D एंड ऑल दैट। एंटिटी उसके लाइफ साइकिल में कहाँ पे है, इनिशियल फेज में है, ग्रोथ फेज में है, मैच्योर फेज में, डिक्लाइनिंग फेज में। क्योंकि अलग अलग स्टेज पे उसका अलग अलग P&L का रिफ्लेक्शन होगा। व्हेन इट इज एन मैच्योर फेज ना, तो तेरा प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा होगा। जब ग्रोइंग फेज में रेवेन्यू ज़्यादा होगा, प्रॉफिट कम होगा। तो जब ग्रोइंग फेज में तो रेवेन्यू बिकम्स अ इंपॉर्टेंट फैक्टर, जब मैच्योर फेज में द प्रॉफिट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, तो वो भी मैं इवैल्यूएट कर रहा हूँ। उसके बाद में मैं देखता हूँ
इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, एंटिटी की ओनरशिप और एंटिटी की फाइनेंसिंग। ये पॉइंट तुम्हें याद आता है, कहीं से तुमने ऐसा सिमिलर देखा है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। तो अंडरस्टैंडिंग जो एंटिटी की ली, उसके एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग ली, वो भी एक फैक्टर बन जाता है while we determine the motility. लास्ट इज वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी का मतलब है, अगर तेरा कंपनी का प्रॉफिट एक साल इतना है, एक साल इतना है, एक साल इतना है, एक साल इतना है, तो ये एक फैक्टर रहेगा, यू विल नॉट कंसिडर दिस। या फिर तू इसको नॉर्मलाइज करेगा कि जो एबनॉर्मल आइटम है उनको हटा दो, नॉर्मल नॉर्मल पे निकाल दो। तो ये फैक्टर्स को तू कंसिडर करता है वाइल डिटरमाइनिंग द बेंचमार्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शुरुआत कैसे करी? एफएस उठाया, क्या क्या आ रहे हैं एलिमेंट्स देख लिए, उन एलिमेंट्स में से यूजर का फोकस किस पे है। फिर एंटिटी को समझो, नेचर ऑफ एंटिटी, उसका ओनरशिप, उसका फाइनेंसिंग, वो लाइफ में किस स्टेज पे, इंडस्ट्री और इकोनॉमिक्स को समझो। आखिरी में तुम देखते हो कि वॉलेटिलिटी क्या है बेंचमार्क की। अब एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं? जैसे तुमने बोला कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ग्रॉस रेवेन्यू, टोटल एसेट्स, टोटल एक्सपेंस, नेट इक्विटी, कुछ भी ऐसा एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। अभी ये इसका ही है कि भाई अगर मान ले प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज मोर वॉलेटाइल, देन यू विल हैव टू स्विच टू अ डिफरेंट बेंचमार्क, जो कि या तो बहुत नॉर्मल हो, वॉलेटाइल ना हो, या फिर तुमको उसको नॉर्मलाइज करके यूज करना होता है। दिस लाइन इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है। अब इसका लॉजिकल सीक्वेंस माइंड में सोचो, क्या मैंने सेटर ने तुम्हें क्या क्या बताया। उसने पहले बोला कि बेंचमार्क क्या है भाई। मैंने कहा बेंचमार्क की कोई डेफिनेशन नहीं, बेंचमार्क इज जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट जिसमें परसेंटेज अप्लाई करके मल्टीलिटी निकालते हैं। ओके, तो बेंचमार्क को कैसे डिफाइन करें भाई? स्टार्टिंग पॉइंट है जिसके बेसिस पे तुम निकालते हो। तो तूने बोला कि यार बेंचमार्क डिटरमाइन करते वक्त मैं क्या क्या बातें ध्यान रखूंगा। मैंने बोला कि ये फैक्टर्स को तुम देखना और इसके बेसिस पर डिटरमाइन करना कि तुम्हें कौन सा बेंचमार्क सही लग रहा है। अब बेंचमार्क मतलब बेसिकली क्या? अरे ये है फाइनेंशियल आइटम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक आइटम है, जैसे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स, ग्रॉस प्रॉफिट, टोटल रेवेन्यू, नेट नेट रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंसेस, जो भी उन चार फैक्टर्स के बेसिस पे होता है। अब तुम ये कौन कहाँ से लोगे? अब ये जो है ना, टोटल एक्सपेंस, टोटल रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कहाँ से उठा के लोगे? मैंने कहा यार पहला ऑप्शन तो है करंट ईयर का यूज़ कर लो। करंट ईयर का मतलब पीरियड टू डेट। पीरियड टू डेट मतलब अगर मान लिया मैं 10 महीने का ऑडिट कर रहा हूँ तो 10 महीने का, 12 महीने में कर रहा हूँ तो 12 महीने का, जिस जगह मैं खड़ा होकर निकाल रहा हूँ वहाँ तक कितना पीरियड हो गया, वहाँ तक का एक्चुअल रेवेन्यू कितना है, उसको मैं देख सकता हूँ पीरियड टू डेट। बट इस मान ले कि इस साल का रेवेन्यू आ रहा है 100, तो लास्ट ईयर का 50 था, तो 100 पे निकाल दे डायरेक्ट। आज साल इस साल का तो 100 है। अरे 100 इस साल का है, बट यू ऑलवेज हैव टू लुक एट द प्रायर पीरियड रिजल्ट एंड ऑल दैट। क्योंकि तेरा पिछले पिछले में 50 50 50 60 50 60 70 चल रहा है। इस बार एक एक्सेप्शनल गेन था 30 करोड़ का, तो तू 100 पे निकालेगा तो तेरा गलत हो जाएगा। इसलिए यू ऑलवेज हैव टू रेफर टू द प्रीवियस पीरियड ऑल्सो। तो ऐसा हो सकता है प्रीवियस को देख के मैंने इसको बोला कि नॉर्मलाइज करते हैं, 70 इज अ अप्रोप्रिएट फिगर, तो मैं 70 पे निकालूंगा। तो बोलता है प्रायर पीरियड्स का जो है ना, वो भी तुम कंसिडर कर सकते हो। प्रायर पीरियड का कर सकता हूँ, इस साल का पीरियड टू डेट कर सकता हूँ। मैंने बोला कि यार कंपनी के बजट और फोरकास्ट है वो भी ले सकता हूँ क्या? मैं ले सकता है, अगर वो बजटिंग एंड फोरकास्टिंग प्रॉपर होती है तो। पर तुम बजट और फोरकास्ट को एडजस्ट करोगे दो चीज़ों से। कंपनी में कोई ऐसी चीज़ हुई कि वो बजट रियलिस्टिक नहीं रहा। बजट रियलिस्टिक नहीं रहा मतलब क्या? यू बजट बोलता है 100 करोड़ होंगे, बट बिफोर 3 मंथ्स एक मेजर कस्टमर का लॉस हो गया। नाउ यू विल नॉट बी एबल टू अचीव 100 करोड़, यू विल बी एबल टू अचीव ओनली 80 करोड़। तो इन दैट केस एडजस्टमेंट करके 80 लेना पड़ेगा। तो बोलता है बजट और फोरकास्ट लो एडजस्टेड फॉर सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द एंटिटी, कि एंटिटी की सर्कमस्टांसेस में चेंज हो गया। दूसरा बोल सकता हूँ क्या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हुआ है, क्या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में सर्कमस्टांसेस चेंज हुई है, क्या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कंडीशंस चेंज हुई है। सर्कमस्टांसेस भी लिख सकता हूँ, कंडीशंस भी लिख सकता हूँ। आयु मैं इंपोर्ट करता हूँ रॉ मटेरियल जिसका आना बंद हो गया है, नो द चेंजेस इन इकोनॉमिक कंडीशन, जब रॉ मटेरियल नहीं तो सेल भी नहीं होगी, देन आई विल हैव टू रिड्यूस 100 टू 80 70 60, जो भी आप प्रैक्टिकल रहेगा। तो ये यहाँ से आप ले सकते हो। दिस इज एवरीथिंग। मतलब ये सबसे अच्छा टॉपिक है, बेंचमार्क वाला, बेंचमार्क वाला, बेंचमार्क वाला। इनमें से किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है, मतलब एक क्वेश्चन इस पे बन सकता है, एक क्वेश्चन इस पे बनेगा। ये तो बहुत डम क्वेश्चन होगा, अगर पूछा जाएगा तो सब बच्चे आंसर लिख के आ जाएंगे। तो ऐसे विल आस्क ईदर फैक्टर्स, और बेंचमार्क के लिए क्या क्या रिलेवेंट फाइनेंशियल डेटा हो सकता है। एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओ कि ये लिखना है कि ये लिखना है, दोनों लिख के आता ना, दोनों लिख के आ जाना। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट, ये बेंचमार्क मैंने पूरा कवर कर लिया तुम्हारे साथ, है ना। अभी यहाँ पे सिंपल सी एक बात बोली हुई है
कि अगर बेंचमार्क एक होता है ग्रॉस और एक होता है नेट। ग्रॉस मतलब टोटल एसेट ग्रॉस है, और एक नेट प्रॉफिट नेट बेंचमार्क है। परसेंटेज कहाँ पे ज़्यादा लगेगा? अरे जो अमाउंट छोटा होगा उस पे परसेंटेज ज़्यादा लगेगा ना। तो नेट प्रॉफिट विल ऑलवेज बी लेस देन योर टोटल प्रॉफिट, टोटल रेवेन्यू ना। योर नेट प्रॉफिट विल ऑलवेज बी लेस देन योर टोटल एसेट्स ना। तो टोटल एसेट्स बेसिकली ग्रॉस बेंचमार्क होगा, वहाँ पे जो परसेंटेज अप्लाई करोगे वो कम होगा एज कम्पेयर टू वॉट यू विल अप्लाई टू योर नेट बेंचमार्क। कॉमन सेंस की बात है। अभी रिवीजन कर सकते हैं कि हम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट रिवाइज कर सकते हैं, हम हर चीज़ को रिवाइज कर सकते हैं। मर्टिलिटी तो हमारे हमने निकाला, हम रिवाइज कर ही सकते हैं। हमने पहले एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ली थी एक्स वाई जी, हमें ऐसा ऐसा लगा था, उसकी वजह से हमने निकाली। बाद में हमको लगता है कि नहीं, हमारी अंडरस्टैंडिंग सही नहीं थी, हमें लगा था कंट्रोल सब अच्छे हैं तो मर्टिलिटी हम थोड़ी ज़्यादा लेके चल रहे थे, हमें लगा था मैनेजमेंट ठीक है, बट बाद में मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी डाउट हो गया। इन दैट केस आई हैव कम अक्रॉस न्यू इन्फॉर्मेशन, आई हैव देयर इज अ चेंज इन माई अंडरस्टैंडिंग एंड दैट्स व्हाई आई एम रिवाइजिंग इट। तो यू कैन हैव द न्यू इन्फॉर्मेशन और यू कैन हैव चेंज इन योर अंडरस्टैंडिंग बेसिस ऑफ वॉट यू हैव डन सो फार, और चेंज इन सर्कमस्टांसेस। बोले तो सर्कमस्टांसेस में ये मतलब क्या? तुम्हारा रेवेन्यू 100 करोड़ है, जब तुम ऑडिट कर रहे थे तब एंटिटी ने क्या किया, एक मेजर डिवीजन ऑफ बिजनेस बेच दिया। नाउ द नेक्स्ट ईयर योर रेवेन्यू विल ओनली बी 60 करोड़। 40 करोड़ जो तुम आता था तुमने बेच दिया। नाउ दे तीन सर्कमस्टांसेस, मैं 100 करोड़ लेके निकाल रहा हूँ, बट 100 करोड़ इज नॉट द एक्चुअल रेवेन्यू दैट इज गोइंग टू बी कैरी फॉरवर्ड। आज अब मुझे पता है कि रेवेन्यू अब तो 60 होने वाला है। तो दिस एक्चुअली इम्पैक्ट द कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन एंड ऑल दैट। विल नॉट गो इनटू, अब इसमें डीप में जरूरत नहीं कैसे इम्पैक्ट होता, बट वी हैव अंडरस्टूड इट। चेंज इन सर्कमस्टांसेस, न्यू इन्फॉर्मेशन, चेंज इन अंडरस्टैंडिंग, सिंपल है। चेंज इन सर्कमस्टांसेस, न्यू इन्फॉर्मेशन, चेंज इन अंडरस्टैंडिंग। तो दो वर्ड आते हैं, चेंज इन सर्कमस्टांसेस, चेंज इन कंडीशंस। कंडीशन एंड सर्कमस्टांसेस को तुम साथ में लेके चलो तो तुम्हारा आंसर राइटिंग ईजी हो जाएगी। डॉक्यूमेंट क्या करना है? मटेरियलिटी, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। अगर पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंस ऑफ डिस्क्लोजर के लिए निकाली है, दैट ऑल्सो मटेरियलिटी। और इन तीनों में से किसी में भी चेंज किया है ना, तो चेंज को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क वेरी सिंपल। ऑडिट रिस्क का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 3 में, वो हमने कवर कर लिया। मर्टिलिटी में क्या होता है? कॉन्सेप्ट ऑफ मर्टिलिटी जो हमने ऊपर पढ़ा था वो हमको लिखना है। आखिरी में हमको लिखना है कि ये दोनों थ्रू आउट द ऑडिट कंसिडर करते हैं। थ्रू आउट द ऑडिट हम कंसिडर करेंगे आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट ऑफ प्रॉब्लम 315, डिटरमाइनिंग द नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ एफएपी 330, आखिरी में इवेल्युएटिंग द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट एंड फॉर्मिंग द फाइनल ओपिनियन। तो 450 और 700 की सीरीज में अप्लाई होता है। तो मतलब मर्टिलिटी कहाँ पे अप्लाई होती है? सेम वे में ऑडिट रिस्क भी थ्रू आउट द ऑडिट अप्लाई होती है। दैट्स एवरीथिंग अबाउट SA 320। अगर मैं तुमको बोलूँ क्या जैसे क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, आईसीआई क्या क्या पूछ सकता है? आईसीआई ये नहीं पूछेगा व्हाट इज मटेरियल। आईसीआई पूछ सकता है पहला क्वेश्चन एफआरएफ पर्सपेक्टिव से मटेरियलिटी के बारे में बात करो। सेकंड, वो बात कर सकता है जजमेंट्स के बारे में, जो ऑलरेडी वो पूछ चुका है। थर्ड, वो पूछ सकता है इसके अंदर फैक्टर्स और बेंचमार्क। फोर्थ, वो पूछ सकता है फाइनेंशियल डेटा और बेंचमार्क्स। फिफ्थ क्वेश्चन जो वो पूछ सकता है यहाँ पे, चेंज, बेसिकली रिवीजन ऑफ मटेरियलिटी। सिक्स, डॉक्यूमेंटेशन इज अ वेरी सिंपल, लल्लू पंजू तो नहीं पूछेगा। आखिरी में मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क। नॉर्मल एक्सपेक्टेशन दैट वी ऑलवेज हैव इज कि आईसीआई ये पूछेगा और ये पूछेगा, बट आईसीआई ने क्या किया, एक बार ये पूछ लिया, तो अब नाउ एक्सपेक्टेशन डिजॉल्व हो गई है। बट ए कैटेगरी ये हो जाती है, और ये बी कैटेगरी हो जाती है, ये सी कैटेगरी जो कभी कभी एग्जाम में आ जाती है। मेक सेंस? टेक अ ब्रेक, गो थ्रू इट, एक बार अच्छे से कर लो, ऊपर से नीचे देख लो, पूरा पढ़ लो, फिर आगे चलते हैं अपन। ठीक है? तुम लोग ब्रेक लेके नहीं आए होंगे ना? मैं तुम्हें बोलता हूँ कि वीडियो पॉज करके जाओ, ब्रेक लेके आओ, तुम ब्रेक लेके नहीं आए। मैं तो फटाफट रिवीजन करके ख़त्म करके याद करने का रहता है ना। फाइन। 330, देखो एक कॉन्सेप्चुअल स्टैंडर्ड है बहुत थ्योरेटिकल एग्जाम में हार्डली कभी आता है। ओनली थिंग इज इसकी जो शब्दावली है ना, मतलब जो वोकेबलरी है, जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, वो थोड़े से टेक्निकल लेवल के हैं। असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यू आर गोइंग टू प्लेस रिलायंस ऑन कंट्रोल्स, इंटेंट टू रिलायंस एंड ऑल दैट, सॉरी, है ना? तो इसको हम एग्जाम पर्सपेक्टिव ही करके जाते हैं। ओके, मैं तुम्हें एक बार ओवरऑल
फंडा बोलता हूँ कि स्टैंडर्ड लिखने वाले ने क्या सोच के क्या बात लिखी और उसका प्रैक्टिकल बैकग्राउंड क्या है। आगे बढ़े। ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करता हूँ, 330 का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये बोलता है कि बेसिकली आपको डिज़ाइन करना है और इम्प्लीमेंट करना है रेस्पॉन्स जो आपने आइडेंटिफाई किए रिस्क के सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे। सेकंड चीज़ आपको करनी है असर्शन लेवल पे। बेसिकली इट इज़ अबाउट डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द प्रोसीजर्स, डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग द प्रोसीजर्स एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड असर्शन लेवल। 315 में जो भी आपने किया उसके बाद आप यहाँ पे आके क्या कर रहे हो, रेस्पॉन्स कर रहे हो। रेस्पॉन्स किस लेवल पे होंगे, दो लेवल पे होंगे, एक फाइनेंशियल लेवल पे होंगे और एक असर्शन लेवल पे होंगे। टेस्ट ऑफ कंट्रोल, इसमें तीन चीज़ें आती है। इसको आप बोल सकते हो बेसिकली फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में क्या क्या आता है। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में दो बातें आती है। पहला आता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, दूसरा आता है सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। पहला क्या आता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। दूसरा क्या आता है, सब्सटैंटिव प्रोसीजर। सब्सटैंटिव प्रोसीजर में क्या आता है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स और सब्सटैंटिव एनालिटिकल। यहाँ थोड़ा सा समय गुजारते हैं फिर अपन बात करते हैं। गिव मी अ सेकंड। आई एक फाइल में अपन बात करते हैं। इफ़ यू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल ना तो बहुत इजी हो जाएगा। देखो 315 की ये कहानी यहाँ पे ख़त्म हुई। यहाँ से तुमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया और असेस किया इसको, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को। अब तुम क्या कर रहे हो, जो तुमने आइडेंटिफाई असेस किया उसको तुम यहाँ पे रेस्पॉन्स करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे और असर्शन लेवल। यहाँ पे दो अप्रोच है, एक होती है कंट्रोल्स अप्रोच और एक होती है सब्सटैंटिव अप्रोच। कंट्रोल्स अप्रोच क्या बोलती है कि भैया मैं कंपनी में कंट्रोल्स है, मैंने आइडेंटिफाई की रिस्क, मैंने असेस की रिस्क, मुझे लग रहा है कंट्रोल्स है, कंट्रोल्स मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक है और मैं कंट्रोल्स पे रिलायंस प्लेस करना चाहता हूँ। मतलब बेसिकली मैं कंट्रोल्स को पहले टेस्ट करूँगा, उसके बाद में यहाँ पे आके सब्सटैंटिव काम करूँगा। सेकंड अप्रोच क्या होती है, आप कंट्रोल्स अप्रोच मत लो। यू डू नॉट इंटेंड टू रिलाई ऑन कंट्रोल्स। आपको लग नहीं रहा है कि यहाँ पे कंट्रोल्स बराबर है या नहीं है, कि जब आपने यहाँ पे असेस किए थे रिलेवेंट कंट्रोल्स तो आपको लगा कि नहीं है। यहाँ पे आप अपने असेस किए तो आपको लगा कि हाँ कंट्रोल्स है, डिज़ाइन भी है, इम्प्लीमेंटेशन भी है। तो दो चीज़ यहाँ पे आके सोच सकते हो आप कि मुझे कंट्रोल्स अप्रोच लेनी है कि सब्सटैंटिव अप्रोच लेनी है। कंट्रोल्स अप्रोच में आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करते हो पहले, के बाद में जाके सब्सटैंटिव करते हो। इसका लॉजिक क्या होता है, व्हेन यू डू द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स यू बेसिकली चेक कि कंट्रोल्स इफेक्टिव है कि नहीं है। यहाँ पे आपने इफेक्टिवनेस चेक नहीं की थी, यहाँ पे आपने चेक किया था कंट्रोल्स का डिज़ाइन बराबर है कि नहीं है, कंट्रोल्स का इम्प्लीमेंटेशन है कि नहीं है। ये सीन क्लियर आया, बिकॉज यू वांट टू टेस्ट कंट्रोल्स। उससे फ़ायदा क्या होता है, जब आप कंट्रोल टेस्ट करते हो, कंट्रोल्स इफेक्टिव है, मींस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट गेट रिड्यूस। आप बोलते हो कि यार मेरे को परचेज के अंदर ऐसा ऐसा है, मैंने कहा कंट्रोल टेस्ट करता हूँ, बट अगर परचेज में अप्रूवल्स बराबर होगी तो आगे मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस क्या होंगे, कम हो जाएंगे। तो आपने कंट्रोल्स टेस्ट कर लिए, कंट्रोल्स इफेक्टिव हो गए, तो यहाँ पे आपको थोड़ा कम काम करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी ये इफेक्टिव है। तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो रिड्यूस हो जाती है ना, कि जो आप कंट्रोल सोच रहे थे वो कंट्रोल्स हैं, काम कर रहे हैं, बराबर इफेक्टिव है। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज अबाउट चेकिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। समझ में आ गया, क्या सब्सटेंटिव तो करना ही पड़ता है। ओके, अभी जो भी चीज़ें अगर मान लो मटेरियल होती है ना, कि बहुत बड़ा अमाउंट है, मटेरियल अमाउंट है, इन दैट केस आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी प्रीफर करते हो और आप सब्सटेंटिव भी करते हो, दोनों करते हो क्योंकि अमाउंट मटेरियल होता है। नॉर्मल होता है सब्सटेंटिव अप्रोच कि कंट्रोल पे रिलाई नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट सब्सटेंटिव काम करने लगूंगा। अब इसको ब्रेकअप करते हैं। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स को कंबाइंड बोल सकता हूँ। इसमें क्या है, दो बातें आ गई। पहला आ गया तुम्हारा टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, दूसरा आ गया तुम्हारा सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव में दो आते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स और सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। टेस्ट ऑफ डिटेल में दो चीज़ें आती है, टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस और टेस्ट ऑफ बैलेंसेस। ठीक है, ये होता है फॉर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। समझ में आ गया, टीओसी करके जाना है तो भी जा सकते हो, टीओसी नहीं करके जाना है तो भी डायरेक्ट यहाँ जा सकते हो।
अब ये कुछ नहीं है, टेस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, टेस्ट ऑफ बैलेंस तुम कैसे करते हो? यू बेसिकली अप्लाई ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर मतलब क्या? जो ऐसे 500 ने बोले थे, तुम इंक्वायरी कर सकते हो, तुम इंस्पेक्शन कर सकते हो, तुम ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, तुम रीपरफॉर्मेंस कर सकते हो, तुम रिकैलकुलेशन कर सकते हो, तुम एनालिटिकल कर सकते हो। अरे नथिंग बट यार वही कहानी है, सेम ही कहानी है। इट्स जस्ट दैट उनको एक स्ट्रक्चर फॉर्म दे दिया। टेस्ट ऑफ डिटेल्स में आप डिटेल चेक करते हो। डिटेल चेक करने के लिए ये बहुत कुछ एक मेथड लगाओगे। बैलेंस चेक करना है, बैलेंस मतलब क्लोजिंग बैलेंस, कि डेटर्स का बैलेंस बराबर है कि नहीं है, ये इन्वेंट्री का बैलेंस बराबर है कि नहीं है, फिक्स एसेट्स जो एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो बेसिकली योर टेस्टिंग बैलेंस अप्लाई क्या करोगे? ऑडिट के प्रोसीजर्स जो हमने 500 में पढ़े थे ना, तुमने कहा था एनालिटिकल प्रोसीजर एक प्रोसीजर होता है, तो सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर कैसे करता हो? अरे अप्लाई एनालिटिकल प्रोसीजर्स ब्रो, दैट सिंपल, सिंपल कहानी है। तो ये कहानी समझ में आती है, यही है। अब यहाँ पे बात क्या होती है कि तुम कंट्रोल्स पे रिलायंस प्लेस करना चाहते हो क्या? कंट्रोल्स को रिलायंस प्लेस करोगे तो तुम्हारा ये इम्पैक्ट हो जाएगा, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटैंटिव। इन क्लियर है? अब कंट्रोल टेस्टिंग में कैसे कंट्रोल टेस्ट करते हो कि वो इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो हमने सबसे पहले कंट्रोल को समझना पड़ता है कि कंट्रोल ऑपरेट कैसे होता है, ऑटोमेटेड है कि मैनुअल है। देन हम उसका फ्रीक्वेंसी समझते हैं। इज इट समथिंग लाइक रोज अप्रूवल हो रही है, हफ्ते में एक बार होती है, महीने में एक बार होती है, 15 दिन में एक बार होती है? मतलब इसका कैसे है, कौन ऑपरेट करता है और कैसे ऑपरेट करता है, ये हम डिटरमाइन करते हैं और ये हम चेक करते हैं बाय अप्लाइंग डिफरेंट डिफरेंट मेथड, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, री परफॉर्मेंस, जो भी सब लगाना लगाओ। यहाँ तक कि कहानी सीन क्लियर है तो तुझे फंडा आता है। अब आगे आ जा, देख। डिजाइनिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स बेस्ड ऑन रिस्क असेसमेंट, किसकी बात कर रहा है ये? इसकी बात कर रहा है कि तुम ये डिज़ाइन करोगे तो तुम क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते हो। तो मैं यहाँ पे इनहेरेंट रिस्क के बारे में सोचूंगा, कंट्रोल रिस्क के बारे में सोचूंगा, और उसके बेसिस पे सब्सटेंटिव का प्लान होगा। तो एग्जैक्टली वो देखना वही लिखेगा। कंसिडर रीजन फॉर असेसमेंट गिवन टू रॉममेंट असर्शन लेवल फॉर द पर्टिकुलर ऑफ दिस, कि जब तुमने आइडेंटिफाई एंड असेस किया रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, आपने बोला होगा हाई, आपने बोला होगा लो, आपने बोला होगा मीडियम। वो हाई लिखने का रीजन क्या था? हाई लिखने का रीजन था कि यहाँ पे इस किस चीज की वजह से मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है, इसलिए मैंने इसके रिस्क को हाई कर दिया है। और जब आप वो करोगे तो उसमें दो फैक्टर होंगे हाई करने के या मीडियम करने के, इनहेरेंट फैक्टर होगा, एक कंट्रोल फैक्टर होगा। likelihood of material misstatement due to particular characteristic of relevant item, पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक मतलब बाय इनहेरेंट नेचर उसका रिस्क हाई हो रहा है क्या? सेकंड, वेदर रिस्क असेसमेंट टेक इनटू अकाउंट रेलेवेंट कंट्रोल, जब आपने रोमम का असेसमेंट किया तब आपने कंट्रोल्स का कंसिडरेशन किया क्या? इसका मतलब देयर बाय रिक्वायरिंग ऑडिटर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस डिटरमाइन द वेदर कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। मतलब ऑडिटर कंट्रोल्स पे रिलायंस प्लेस करना चाहता है, इन दैट केस आप मन से अज्यूम नहीं कर सकते कंट्रोल बराबर होगा। उस केस में आपको पहले कंट्रोल्स को टेस्ट करने पड़ेंगे। That is, auditor intends to rely on the operating effectiveness of controls in determining the nature, timing and extent of substantive procedures. अगर रिस्क हाई है तो आपको ज़्यादा परसुएसिव एविडेंस गैदर करने होते हैं, मीन्स मोर कन्विंसिंग एविडेंस आपको लेने होते हैं। आगे बढ़े भाई, इसमें तूने एक इनहेरेंट रिस्क का फैक्टर देखा, तूने कंट्रोल रिस्क का फैक्टर देखा, उसके बेसिस पे तेरा सब्सटैंटिव डिटरमाइन हो रहा है। बोल रहा है कि रिस्क ज़्यादा है तो ज़्यादा परसुएसिव एविडेंस ले लेना। मेक सेंस? आगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज अबाउट व्हाट? ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। अब आप कंट्रोल्स कब टेस्ट करते हो? व्हेन ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रोमम, जब आपने रोमम असेसमेंट किया असर्शन लेवल पे, आपने एक एक्सपेक्टेशन रखी कि कंट्रोल्स आर इफेक्टिवली ऑपरेटिंग, दैट इज ऑडिटर इंटेंड टू रिलाई ऑन द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स इन डिटरमाइनिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर। ये पॉइंट को यहाँ लाके डाल दिया। और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स अपने आप में असर्शन लेवल पे सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं दे सकते, इन दैट केस आपको कंट्रोल टेस्ट करना पड़ेगा। तो दो कंडीशन है, तुम कंट्रोल्स कब टेस्ट करते हो? जब आपने रॉम असेसमेंट किया, देन एट दैट टाइम यू इंटेंड टू रिलाई ऑन द कंट्रोल्स, बेसिकली यू वांट टू गो फॉर द कंट्रोल्स अप्रोच, कि मैं कंट्रोल्स पे रिलायंस प्लेस करूंगा, मैं कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस चेक करूंगा, फिर सब्सटेंटिव करने जाऊंगा। आपने ये सोचा था फर्स्ट। सेकंड, कि यार आपको ऐसा लगता है कि केवल सब्सटेंटिव करने से एविडेंसेस नहीं मिलेंगे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट, इन दैट के सब्सटेंटिव के साथ में कंट्रोल्स भी करना पड़ेगा। ये ठीक है। अभी
नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ टीओसी, मार्क दिस इज एन इम्पॉर्टेंट। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो यहाँ से आ सकता है कि जब आप डिज़ाइन और परफॉर्म करोगे टीओसी तो आप किन बातों का ध्यान रखते हो। तो आप इंक्वायरी के साथ अदर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस परफॉर्म करोगे, इंक्वायरी इंस्पेक्शन कर लो, इंक्वायरी के साथ में री परफॉर्मेंस कर लो, कुछ भी वो काम करोगे, क्या चेक करोगे? हाउ कंट्रोल कैसे अप्लाई हुआ, कंसिस्टेंसी कितना कंसिस्टेंसी अप्लाई होता है, किसने अप्लाई किया और कैसे अप्लाई किया। सेकंड डिटरमाइन करो कि ये कंट्रोल किसी और कंट्रोल पे डिपेंडेंट है क्या। तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा होगा कि क्या चल रहा है। अरे प्रैक्टिकल नहीं किया ना तो ऐसा लगेगा कि थियरी थियरी ही चल रही है, बट अगर प्रैक्टिकल थोड़ा सा समझ लिया ना तो तेरे को फील आ जाएगा। देख कंट्रोल में टेस्ट कर रहा हूँ, मैं कंट्रोल को टेस्ट कैसे करता हूँ, आई अप्लाई ऑडिट प्रोसीजर्स, इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं। इंक्वायरी के साथ में दूसरे प्रोसीजर भी परफॉर्म करूंगा। मैंने कहा ठीक बात है यार, प्रोसीजर परफॉर्म करना इन शॉर्ट ही है। तुम एक्चुअली चेक क्या कर रहे हो? मैं बोलता हूँ कि ये कंट्रोल लगाया कैसे जाता है, कितनी कंसिस्टेंसी है, एक बार लगता है अगली बार नहीं लगता है, हर बार लगता है, कंसिस्टेंटली अप्लाई होता है कि नहीं होता है, कौन अप्लाई करता है और कैसे अप्लाई करता है। कैसे अप्लाई करने का मतलब है कि व्हाट आर द वे इन विच ही इज एक्सरसाइजिंग द कंट्रोल। वो बोलता है कि मैं एक लिस्ट को रिव्यू करता हूँ, तो दिस इज दैट मेथड कि वो रिव्यू करके साइन करता है, वो ये आइटम चेक करता है, वो मैथमेटिकली रिकम्प्यूट करता है, वो जाके सिस्टम से उसको डबल चेक करता है। तो वो कैसे करके बोल रहा है कि हाँ जी बराबर है, दैट वे। इंक्वायरी अलोन इज नॉट सफिशियंट टू टेस्ट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। ये आपको पता है कि इंक्वायरी मोस्ट इफिशियंट है बट इफेक्टिव नहीं है। कहाँ पढ़ा था? ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के अंदर। Accordingly, other procedures are performed in combination with inquiry. In this regard, inquiry in combination with inspection and re-performance provide more assurance than inquiry. Basic सी बात है. Okay. Now, I'm skipping this part. I'm just coming to this part. Exam का question होगा. What are the factors that impact the TOC? कंट्रोल कितना चेक करना है, कितना चेक नहीं करना है, ये कैसे किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? पहला फ्रीक्वेंसी के ऊपर। हमारा ऐसा होता था कि कंट्रोल्स का फ्रीक्वेंसी इज लाइक डेली डेली अप्रूवल्स होती है। तो द नंबर ऑफ सैंपल साइज और स्पेसिफाइड कितने सैंपल चेक करने हैं। एक कंट्रोल होता है वीकली, एक होता है बाई वीकली, एक होता है हाफ ईयरली, एक होता है एनुअल कंट्रोल। फिजिकल वेरिफिकेशन साल में एक बार होता है, आपको करना पड़ेगा। बैंक रिकन्सिलेशन साल में 12 बार हो रहा है, तो हम 12 के 12 चेक नहीं करते थे, हमारा सैंपल होता है 4। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी। सेकेंड, लेंथ ऑफ टाइम, इसके ऊपर मैं उस पर रिलायंस प्लेस कर रहा हूँ। लेंथ ऑफ टाइम का लॉजिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। कैसे कॉम्प्लेक्स है? तुम बोलोगे कि यार साल भर का ऑडिट तुम कर रहे हो तो साल भर का ही चेक करोगे ना, पर ऐसा नहीं होता। सुन मेरी बात को। 6 महीने तक कंट्रोल लग रहा था बट बराबर से नहीं लगा था। आफ्टर 6 मंथ दे चेंज द कंट्रोल, उसमें करेक्शन किया, तो एक्चुअली 6 महीने बराबर से काम किया। तो फॉर द फर्स्ट 6 मंथ मैं रिलायंस प्लेस नहीं कर सकता उस कंट्रोल पे, बट फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ मैं कंट्रोल प्लेस कर सकता हूँ। इसलिए बोलता है लेंथ ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ऑडिट, जहाँ पे आप उसकी इफेक्टिवनेस पे रिलाई करना चाहते हो। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, जब मैं चेक करूंगा मुझे क्या लग रहा है कि यार डेविएशन के चांसेस 5% है, 10% है, 20% है। इफ़ आई माई एक्सपेक्टेशन इसकी डेविएशन बहुत कम है तो मैं टेस्टिंग ज़्यादा करूंगा। इफ़ माई एक्सपेक्टेशन डेविएशन ज़्यादा है, सॉरी डेविएशन ज़्यादा है, तो मैं इतना टेस्टिंग नहीं करूंगा। मुझे पता है कि यहाँ डेविएशन ज़्यादा होगा तो मतलब मैं बेसिकली यहाँ पर रिलायंस भी कम प्लेस करूंगा। तो मैं ऐसा कब करता हूँ? कंट्रोल टेस्टिंग इज़ नॉट द ओनली मेथड। मैं कंट्रोल टेस्टिंग कर रहा हूँ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस से, ताकि मैं सब्सटैंटिव डिज़ाइन कर पाऊंगा उसके हिसाब से। तो मैंने बोला कि ठीक है यार, मैं सब्सटैंटिव में वैसे ही मुझे इतना कुछ करना है, कंट्रोल्स मैं बहुत एक हाई लेवल पे करने के लिए कर रहा हूँ। तो अगर डेविएशन कितनी है कितनी नहीं, उसका सैंपल साइज सेट हो जाएगा। रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस रिगार्डिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस एट असर्शन लेवल, ये जो एविडेंस मिल रहे हैं वो कितने रिलेवेंट है, कितने रिलायबल हैं। एक्सटेंट टू विच एविडेंस इज ऑब्टेन फ्रॉम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स रिलेटेड टू असर्शन from other controls. Sorry. Inventory के अंदर you have 15 controls that you're going to check. Out of 12 you have already got a lot many things. तो ऐसा हो सकता है इस कंट्रोल को चेक करके इतना कोई खास नहीं, हमें जितना चाहिए था एविडेंस मिल गया है, तो विल डिटरमाइन कि यहाँ पे कम सैंपल ले लोगे तो भी चल जाएगा। बिकॉज यू आर नॉट जस्ट टेस्टिंग वन कंट्रोल ऑफ वन एरिया, यू विल बी टेस्टिंग मल्टीपल कंट्रोल्स इन मल्टीपल एरियाज। दैट्स हाउ थिंग वर्क्स। तो माइंड में सेट हुआ। फ्रीक्वेंसी में, टाइम पीरियड पे तुम्हारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन क्या है, तुम्हें रेलेवेंट रिलायबल एविडेंस कैसे मिल रहे हैं, और अदर कंट्रोल से अदर एविडेंस कितने मिल रहे हैं उस पर डिटरमाइन होगा। तो ये इस चैप्टर का सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, उसके पहले टीओसी। टीओसी तुम कितने पीरियड के लिए करते हो, फॉर ए पर्टिकुलर टाइम और थ्रू आउट द पीरियड जिस पे हम रिलाई प्लेस करना चाहते हैं।
अब मेरे को ऐसा है कि मेरे को 3 महीने का कंट्रोल चेक करने का, तो मैं 3 महीने का चेक कर लूँगा। मुझे 12 महीने का करना है, मैं 12 महीने का कर सकता हूँ, तो डिपेंड, मुझे कितना रिलायंस प्लेस करना है, उतना मैं ड्यूरेशन को ले लूँगा। अभी मार्क दिस एज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, कि हमें जो एविडेंस प्रीवियस ऑडिट में लिए थे उसको यूज़ करना चाहते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताओ, एविडेंस टू बी यूज्ड फ्रॉम प्रीवियस ऑडिट के बारे में हमने एक जगह बात करी थी। कहाँ बात करी थी? ऐसे 300 के अंदर फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंगेजमेंट के अंदर हमने बात की थी आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट, जहाँ पे हमने इसको एज एन एग्जांपल यूज़ किया था। एक सिमिलर सा क्वेश्चन आता है ऐसे 505 में, कि नेगेटिव कन्फर्मेशन को कब यूज़ कर सकते हैं एज अ सोल सब्सटैंटिव प्रोसीजर। दोनों में कंफ्यूज मत होना, 505 खोल के देखो, नेगेटिव कन्फर्मेशन को एज अ सोल सब्सटैंटिव कब ले सकते हैं, और ये अलग बात है प्रीवियस ऑडिट के एविडेंस को कब यूज़ कर सकते हैं। अब बहुत सिंपल है कि तुम प्रीवियस का कोई चीज़ यूज़ करना चाह रहे हो, तुम सबसे पहले बात करोगे ओवरऑल एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तुम कंट्रोल एनवायरनमेंट की बात करोगे कि इंटरनल कंट्रोल जो है एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल से, वो इन जनरल कैसे हैं, सबसे पहले वो देखो। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड, आप देखते हो कि व्हाट आर द रिस्क दैट अराइज फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट कंट्रोल, कि मतलब बिकॉज कंट्रोल मैनुअल है, ऑटोमेटेड है, उससे ऑटोमेटिक रिस्क वहाँ पे कितनी आती है। हमने जीआईटीसी की बात करी, उसके बाद में तुम बात करोगे एंटिटी कैसे उन कंट्रोल्स को अप्लाई करती है और कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस क्या है। अगर प्रीवियस ईयर आपने ऑडिट किया था तो वहाँ पे कुछ डेविएशन या कुछ वीकनेस मिली थी क्या, और क्या कोई पर्सनल चेंज है। अरे लोग बाग चेंज होते हैं, लोगों को पता होता है काम ऐसे करना होता है, तो वो करते जा रहे हैं, वो सिस्टम से करते जा रहे हैं। अगर लोग चेंज हो गए तो एक प्रॉब्लम है कि नए लोगों को पता नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट आप चेक करते हो कि क्या ये ऐसा कंट्रोल है जिसमें समय के साथ में चेंजेस की रिक्वायरमेंट थी और चेंज नहीं किया है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल सेम होने चाहिए, ऐसा नहीं। कोई कंट्रोल में समय के साथ में चेंजेस की रिक्वायरमेंट आती रहती है। अगर आप वो कंट्रोल चेंज नहीं किए हो तो हमें वो फैक्टर कंसिडर करना पड़ेगा कि अरे चेंज की जरूरत थी, चेंज ही नहीं किया, मतलब सेम यूज़ नहीं कर सकते। और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और आप कंट्रोल्स पे कितना रिलायंस प्लेस करना चाहते हो। दीज आर द फैक्टर्स दैट यू कंसिडर, दैट ऑडिटर शेल कंसिडर बिफोर डिसाइडिंग ये करना। अब जब तुम ये कर रहे हो ना, तुमने कर लिया, अब हमें क्या करना पड़ता है, या प्रॉब्लमेटिक एरिया बोलता हूँ। ऑडिटर ने ये सब बातें देख ली, बोला ठीक है, ऑडिटर को डॉक्यूमेंट करना पड़ता है कि देन हाउ ही कंक्लूडेड कि वो उस पर रिलायंस प्लेस कर सकता है। अरे मैं डॉक्यूमेंट में जस्टिफाई करने जाता हूँ ना, उसमें पसीने छूट जाते हैं, तो जनरली हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि दिस इज अ रिक्वायरमेंट फ्रॉम द स्टैंडर्ड। अगर हम प्लान कर रहे हैं कि हम एविडेंस यूज़ करने वाले हैं अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स विच वी ऑपरेट इन द प्रीवियस ऑडिट, auditor shall establish the continuing relevance of that evidence by obtaining audit evidence about whether significant changes in those controls have occurred subsequent to the previous audit, कि उन कंट्रोल से इस लास्ट ईयर से साल में कोई सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है क्या, वो जस्टिफाई करो। तो अल्टीमेटली टू जस्टिफाई दैट मुझे एक बार तो कंट्रोल वापस रिव्यू कराने पड़ेंगे कि लास्ट ईयर ये था, इस बार भी ये है। अरे इस बार भी यही है, इतना करने जाऊंगा, इससे अच्छा तो मैं डॉक्यूमेंट ही कर देता हूँ नए कंट्रोल्स को टेस्टिंग करके। दैट द रियलिटी, बट दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है। इन रियल लाइफ हमने कभी पिछला यूज़ नहीं किया, तो मैंने कभी डॉक्यूमेंटेशन किया नहीं, एंड आई हैव नेवर कम अक्रॉस समवन जिसने ऐसा किया हो। तब ये बोलते हैं कि इससे अच्छा नया टेस्ट कर लो। ओके, ये ही मेन है, मतलब मोटा मोटी यहाँ पे आके हम सब कुछ मोटा मोटी जो इसमें से आता है वो कवर कर चुके हैं। दीज आर द बेसिक 7 पॉइंट एंड 8 पॉइंट आप जस्ट कवर कर सकते हो। और इसमें एक बात याद रखना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपको कोई कंट्रोल्स में डेविएशन मिलता है, तो व्हाट काइंड ऑफ इंक्वायरी यू डू, यू डोंट डू जनरल इंक्वायरी, यू डू स्पेसिफिक इंक्वायरीज। तो दैट इज द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर। अभी अगर कोई ट्रांजेक्शन मटेरियल है, तो क्या मैं केवल कंट्रोल टेस्टिंग करके वहाँ पे कंक्लूड कर सकता हूँ क्या? मेरी बात सुनो, हम कोई क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन अगर मटेरियल है, वहाँ पे केवल कंट्रोल टेस्टिंग से कंक्लूड नहीं कर सकते। रीज़न बिंग तो को बोलता हूँ, पहला, एक तो तूने जो रिस्क का असेसमेंट किया वो जजमेंटल है। तूने बोला रिस्क लो है, कंट्रोल टेस्ट कर लिया, काम खत्म, नहीं ना। तूने जो लो डिटरमाइन की वो जजमेंटल है। सेकंड, कंट्रोल्स की अपनी खुद की एक इनहेरेंट लिमिटेशन है कि उनको लोग बाईपास कर सकते हैं, इसकी वजह से फॉर मटेरियल क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन ओनली कंट्रोल टेस्टिंग कर लूँ नहीं चलेगा। ये एग्जाम का 2 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। Why substantive procedures are must
और मटेरियल क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर। दीज आर नॉट वेरी सिंपल। टेस्ट ऑफ डिटेल में टेस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन आता है, टेस्ट ऑफ बैलेंसेस आता है। सब्सटैंटिव एनालिटिकल यू ऑलरेडी नो, हम 520 में कवर करेंगे। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटैंटिव, आप केवल एससीपी भी कर सकते हो, केवल टीओडी भी कर सकते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ एससीपी और टीओडी भी कर सकते हो। फंडा ये है कि हमें परसुएसिव एविडेंस मिलने चाहिए। ओके और अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल की रिजल्ट अनसेटिस्फैक्टरी है, इन दैट केस यू विल हैव टू इंक्रीज द एक्सटेंट ऑफ सब्सटैंटिव टेस्टिंग। कॉमन सेंस की बात है। दिस इज ऑलरेडी कवर्ड अबाउ, जो हमने कहा था ना, हाउ कैसे करोगे, कंसिस्टेंसी बाय होम, और पीओसी किस तरीके से कर सकते हैं। इंस्पेक्शन कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, रीपरफॉर्मेंस कर सकते हैं, टेस्टिंग द ट्रांजेक्शन्स इंटरनल में पूरा ट्रेस कर सकते हैं उसको। तो दैट्स ऑल अबाउट 330। आई विल से ये ज़्यादा याद करने में जाएंगे कुछ होगा नहीं, बिकॉज लास्ट 10 अटेम्प्ट का एनालिसिस बोलता है कि 4 मार्क का क्वेश्चन कभी आया तो आया। तो 4 मार्क का क्वेश्चन अगर आएगा तो मैं आपको बोलता हूँ कहाँ से आ सकता है। पहले मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है, अगर उसके बाद आया तो वैसे भी आपको 3 इसका थोड़ा बिगड़ा हुआ रहेगा। ये आप कर लीजिए, पॉइंट नंबर 4 कर लीजिए, पॉइंट नंबर 4 के दोनों टॉपिक कर लीजिए, ये वाला और मेन ये वाला। अ, यहाँ पे आप प्रीवियस ऑडिट वाला क्वेश्चन कर लीजिए, आएगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा, मज़ा आ जाएगा। उसके बाद में ये वाला नहीं, वाई वाई वाई, ये एक पार्ट करके चले जाइए। आई थिंक इससे अपना काम हो जाएगा। अगर कोई एक आध क्वेश्चन आ टपकता है तो मुझे लगता है इतना लोड नहीं लेना चाहिए उस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलो, गुड बाय, टेक केयर। आगे के जो भी सेशंस हैं आप मेरी वेबसाइट पर डायरेक्टली जाके देख सकते हो, तो आपको एड्स एंड ऑल दैट वो सब नहीं आएंगे। ओके और ठीक है, आई विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन।